हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 रे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी पार्ट हमने अपलोड किए हैं सभी पार्ट को देख लेते हैं तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका जो है कि इससे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो खुदीराम बोस जी थे वह किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किए थे। तो यह जो सही ऑप्शन आपका है यह है मुजफ्फरपुर में। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपका जो है यह TRE 3 जो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ उसमें भी जो है कि खुदीराम बोस से प्रश्न आया था। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपका बिहार से रिलेटेड है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी प्रश्न आपका बिहार से रिलेटेड है उसको तो अच्छे से आप पढ़िएगा। तो वह आपके कहाँ से थे, तो मुजफ्फरपुर से संबंधित था, तो इसको याद रखिएगा। और कब यह किया गया था, तो 30 अप्रैल 1908 को जो है कि मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और उनके साथ प्रफुल्ल चाकी थे जिन्होंने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। परंतु उसमें क्या हुआ था कि किंग्स फोर्ट जो था वह बच गया था और दुर्भाग्य से जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। उसमें जो है कि कौन मारा गया था, तो कैनेडी और उनकी पत्नी और बच्चे मारे गए थे, जो कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसमें थोड़ा सा वह हमदर्दी रखते थे। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि यह जो समाचार पत्र है इनमें से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो वह आपका था द टाइम्स ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है कि यह आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अलावा आपका द हिंदू हो गया, बंगाली हो गया और दी महर्ता हो गया, यह सब जो है कि आपके राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जो है कि कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो वह आपकी थी यंग इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। जो यंग इंडिया पत्रिका थी यह क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है वह महात्मा गांधी जी ने किया था और महात्मा गांधी जी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। और वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी और इस संस्था को गदर नामक अखबार भी निकाला जाता है। तो पूछा जाता है कि गदर जो है गदर संस्था का इस संस्था का नाम गदर पार्टी भी पड़ गया था बाद में। तो पूछा जाता है कि गदर पार्टी जो है कि सोहन सिंह भाखना उससे संबंधित हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम को सही सह संयोजित करना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मिलाना है कि जो द हिंदू के आपके संपादक थे, केसरी के कौन संपादक थे, बंगाली के कौन संपादक थे, या जो है कि आपका हिंदुस्तानी के कौन संपादक थे। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें द हिंदू के जो संपादक थे वह आपके कौन थे, तो वह थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी हाँ दोस्तों, जी सुब्रमण्यम अय्यर इसके संपादक थे। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब तीसरा में पहला ऑप्शन दिया है कि जी सुब्रमण्यम अय्यर और चौथे में भी दिया है जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें बंगाली है।
तो अगला इसमें केसरी है। केसरी के जो संपादक थे वह बाल गंगाधर तिलक जी थे, तो इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका बंगाली। तो जो बंगाली था यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का बंगाली था, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यह वाला ऑप्शन यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गंगा प्रकाश वर्मा लिखा है, तो इस तरह से भी आप मिला सकते हैं। चलिए अगला भी बता देते हैं। तो उसके बाद हिंदुस्तानी जो पत्रिका थी, तो हिंदुस्तानी जो है वह गंगा प्रसाद वर्मा जी का है। इसके अलावा आपका जो सुधारक है वह सुधारक आपका गोपाल कृष्ण गोखले का है, तो इसको याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का जो है वह सुधारक आपका है, तो याद रखेंगे। यह जो है कि कब लिखा गया था इसको आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था। तो देखिए अगर हम बात करें कि हिंदू पैट्रियट का संपादक जो था वह कौन थे, तो वह आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। जी हाँ दोस्तों, हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे वह हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, तो इनको जरूर याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया। तो साम्राज्य के अंतर्गत जो है स्वशासन नामक जो उद्देश्य था इसको मुस्लिम लीग ने जो है वह 1913 ईस्वी में स्वीकार किया था। जी हाँ दोस्तों, 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो होम चार्जेज या ब्रिटेन के भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, तो क्या समाहित थे। तो देखिए वहाँ पर जो है कि ब्रिटिश भारतीयों अधिकारियों की पेंशन भी समाहित था, भारत में खरीदे गए सैन्य व अन्य भंडार भी समाहित था, और रेलवे के गारंटीड ब्याज भी इसमें, गारंटीड ब्याज जो था वह भी इसमें समाहित था। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही में कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक भी दिया जाता है, और कोई सूचना रहती तो वह भी बताया जाता, तो इसलिए हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न आपका है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने जो है कि 3 दिवसीय तमाशा कहा था। देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न आपका इस बार जो है लगभग 90% चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमरावती में अधिवेशन हुआ था उसको किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। तो इसको जो है कि 3 दिवसीय तमाशा कहने वाले जो थे वह आपके थे अश्वनी कुमार दत्त। जी हाँ दोस्तों, अश्वनी कुमार दत्त ने यह कहा था, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जिस जिम्मरमैन योजना थी इससे संबंधित व्यक्ति कौन था। तो जिम्मरमैन योजना से जो संबंधित व्यक्ति आपका है वह आपके लाला हरदयाल भी थे, उसके अलावा जो है कि भूपेन दत्त भी थे, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी थे, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है कि इससे संबंधित थे, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावन दिया गया है कि किसान नेता जो मोतीलाल तेजावत थे वह किससे संबंधित थे। तो देखिए मोतीलाल तेजावत जो थे वह आपके संबंधित थे मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से यह संबंधित थे, तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन को किसके अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें जो साइमन कमीशन था इसको किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो वह किया गया था सर जॉन साइमन। जी हाँ दोस्तों, सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में इसको नियुक्त किया गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की। तो 1920 के मध्य में जो हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किए थे वह आपके कौन किए थे, तो वह करने वाले थे NS हार्डिकर। जी हाँ दोस्तों,
1920 के जो है मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत करने वाले एन.एस. हार्डिकर थे, तो इनको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला है कि बम्बई योजना में प्रस्ताव था, तो बम्बई योजना में क्या प्रस्ताव था? तो बम्बई योजना के बारे में अगर हम बात करें तो बम्बई योजना में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और जो है कि इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात की गई थी, और साथ ही में इसमें जो है कि देश के आर्थिक विकास के राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में जो है वह पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित था। तो इस आधार पर जो है कि आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो इस आधार पर जो है कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो देखिए जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की जो स्थापना है 1920 में, यह किसने किया था? तो एस.एन. हल्दर ने किया था। जी हाँ दोस्तों, एस.एन. हल्दर ने जो है 1920 में लेबर एसोसिएशन की स्थापना किए थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसान क्या करे किसने लिखी? तो किसान क्या करे यह जो लिखी थी, यह किसने लिखा था? तो यह लिखे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है कि इसको लिखा था, तो इनको याद रखिएगा। यह एक बिहार के प्रमुख किसान नेता थे जो कि बहुत से किसान आंदोलन में भाग भी लिए थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए अगर हम बात करें 27वां अधिवेशन का, तो यह आपका कहाँ हुआ था? बांकीपुर बिहार में हुआ था। और कब हुआ था? तो दिसंबर 1912 में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है वह आर.एन. मधोलकर ने किया था। जी हाँ दोस्तों, आर.एन. मधोलकर, जिनका कि पूरा नाम रघुनाथ नरसिंह मधोलकर है, तो इनको याद रखिएगा क्योंकि यह बिहार से रिलेटेड थे और बिहार में अधिवेशन हुआ था, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 अधिवेशन आपका बिहार में हुआ था उसमें, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे प्रश्न बनता है, तो उसको जरूर, उसके अध्यक्ष कौन थे उन तीनों अधिवेशन के, और कब कब अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन था, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1912 में पटना में होने वाली उन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, तो अभी आपको बताया कि आर.एन. मधोलकर जो है इसके अध्यक्ष थे, और यह बांकीपुर पटना में जो है इसका अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो मदरलैंड है इसको किसने प्रकाशित किया था? तो इसको जो प्रकाशित करने वाले थे वह मजरूल हक थे। जी हाँ दोस्तों, मजरूल हक ने जो है वह मदरलैंड का प्रकाशन किया था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो देखिए अगर हम बात करें पटना युवक संघ की जो स्थापना हुई थी, यह आपका 1927 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1927 में हुआ था, तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पटना युवक संघ कब बनाया गया था? तो 1927 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा या पाकर रहूँगा, तो यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो कहने वाले थे वह आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी ने ही कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो यह आपके हो गए बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा, फिर वही प्रश्न आ गया, तो यह कहने वाले आपके कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न 3 बार हमने शामिल किया है, इसको शामिल करने का उद्देश्य यही है कि यह 3 बार पूछा गया आपका अलग अलग साल में। यह जो है कि एक बार 2011 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया था, 2003-4 में पूछा गया था, उसके अलावा आपका एक बार पूछा गया था 1997-98, 2020 के आसपास भी पूछा गया था। तो इसलिए यह बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा और यह आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आ भी जाएगा और बीपीएससी द्वारा 2019 में पूछा ही गया था। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो इसलिए हमने जो है कि तीनों बार शामिल कर लिया और शामिल करने का भी उद्देश्य यही था कि आपको बस समझ में आए कि यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि भारतीय क्रांति की जो जननी है किसको कहते हैं? तो वह कहते हैं मैडम भीखाजी कामा को। जी हाँ दोस्तों, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को जो है वह भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, तो इनको याद रखिएगा। अगला है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा जो थी वह तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को जो फहराई थी वह आपका फहराई थी स्टुटगार्ड में। जी हाँ दोस्तों, स्टुटगार्ड में इन्होंने जो है कि झंडा को फहराया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको भारतीय क्रांति की माँ भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो देखिए, प्रथम तिरंगा ध्वज जो है 1907 में फहराया था इन्होंने, और कहाँ पर फहराया था? तो स्टुटगार्ड में जो है कि इन्होंने यह तिरंगा ध्वज को फहराया था, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के यह टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से मिलेंगे, और साथ ही में जितने भी हमने पार्ट अपलोड किए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उनसे पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी द्वारा पूछा गया है उसी के आधार पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और उसी के आधार पर प्रश्न बनाए भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आप उसको पढ़े रहेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसलिए हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए और जितने भी पार्ट हमने अपलोड किए हैं, अभी शायद यह 14वां पार्ट है, तो सभी पार्ट को आप पढ़ जाइए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 से 20 मिनट का हर एक पार्ट है, तो मुश्किल से आप जो है कि अगर 2-3 घंटा बैठेंगे तो सभी पार्ट को आप कवर कर लेंगे। तो इसलिए आप उसको कवर कर लीजिए। और अगर आप प्राइमरी का पेपर देने जा रहे हैं तो 13 से 14 या 15 नंबर आपको मिल जाएंगे इससे, और साथ ही में अगर आप जो है कि जूनियर दे रहे हैं या उससे ऊपर के दे रहे हैं तो वहाँ पर 5 से 6 नंबर तो ज़रूर आपके बन जाएंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।